2024 का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने खेल दिया है और उन्होंने ये नैरेटिव सेट कर अब की बार अब की बार पर क्या ये चुनावी जुमला है? इज इट पॉसिबल कि बीजेपी सच में 400 मार्क क्रॉस कर सकती है या नहीं? तो आंसर है यस, क्योंकि वो सीरियसली इसके बारे में सोच रहे हैं, ये इसको कंसिडर कर रहे हैं। और अगर बीजेपी 400 पार करती है या 370 से 400 के बीच में भी रहती है, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस 50 से गिरकर 25 सीट्स के अराउंड आ जाए। और इसके मेन रीजन हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला रीजन ये है कि मोरल डाउन होना कांग्रेस लीडरशिप, क्योंकि पार्टी ने ग्रास रूट लेवल पर कई सालों से उन्होंने कोई काम नहीं किया है। ग्रास रूट लेवल पर कमजोर है कांग्रेस। और आप अभी देखो कि कांग्रेस अभी के टाइम पे अपने इतिहास के सबसे वीकेस्ट पॉइंट पे चल रही है। सेकंड पॉइंट, कांग्रेस हमेशा बीजेपी से 1-on-1 इलेक्शन में हारी। तीसरा, मोस्ट ऑफ द ऑपोजिशन जो है, या तो उन पर ईडी की रेड चल रही है या फिर वो अनयूनाइटेड है, एक साथ नहीं। बीजेपी ने स्पेशली एक कमेटी बनाई थी और उसका टारगेट ये था कि जितने भी गुड लीडर्स हैं, जो अपोजिशन में जितने भी लीडर्स हैं जिनसे उनको खतरा है, उनको वो अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे। और मोस्ट ऑफ द लीडर्स कहाँ से थे? कांग्रेस से। फोर्थ, 2 साल पहले मिशन 370 के अंडर पार्टी ने एक कमेटी बनाई थी और 144 वीकर सीट्स को, जो कमजोर है, जहाँ पे इलेक्शन जीतना उनके लिए, उन्होंने वहां पर काम करना स्टार्ट किया था और बाद में इस नंबर को बढ़ा के 160 तक कर दिया था। तो अगर 160 में से बीजेपी 50 सीट्स भी जीत पाती है और अपने पिछले जितने भी सीट्स हैं उनको रिटेन करती है, तो देयर आर चांसेस कि वो 400 मार्क क्रॉस करता है। देखो, ऑन पेपर तो ये इजीली लगेगा कि यार अगर इस 160 में से तो 40 सीटें तो आराम से जीत जाएंगे, लेकिन ये ऑन पेपर और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। आईपीएल का मैच नहीं चल रहा है। ऑन पेपर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इजीली जीत जाएगी, इजीली 400 का मार्क क्रॉस कर देगी, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस ये आएगा क्योंकि मेजोरिटी बीजेपी अकेले 400 मार्क क्रॉस नहीं कर सकती है। उनको अपने एलाइज, जो एनडीए की पार्टीज हैं, जो टोटल 40 पार्टीज हैं, उनका भी सहयोग चाहिए होके कंटेस्ट कर रही हैं। बिना उनकी जीत के 400 का मार्क क्रॉस करना इम्पॉसिबल है। देखो, ऑन पेपर तो ये आसान लग रहा है कि इधर से भी 50 सीटें आ जाएंगी और जो हमारी एलाइज जो 100 सीट्स पे इलेक्शन लड़ रही हैं तो वहां से भी कुछ सीटें आ जाएंगी। देखो, ऑन पेपर तो ये बहुत इजी और स्मूथ विन लग रहा है कि आराम से 400 पार हो जाएगा, पर ऑन पेपर और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। और सबसे बड़ा फर्क ये है कि देखो, 30 to 40% जो हमारा जो यूथ, वो हमेशा लास्ट मिनट पे डिसाइड करता है किसको वोट करना है। तो वो जो 30 to 40% का जो ब्रैकेट है, वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है और वो गेम चेंजर साबित होता है। ठीक है, लेकिन एक बात और है ना, अगर बीजेपी इतना कॉन्फिडेंट है कि वो इस बार आराम से इलेक्शन जीत जाएगी, एकदम स्मूथ इलेक्शन है उनके लिए, कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेकर, अपनी पार्टी की जीत को लेकर कि इस बार, अब की बार 400 पार हो जाएगा, तो ये जो ऑपोजिशन है उन पर आईटी सेल्स के द्वारा कांग्रेस की जो अकाउंट्स उनको फ्रीज करना, ईडी की रेड्स में केजरीवाल को बेल ना देना, सोरेन अभी तक जेल में है, इन सब की जरूरत नहीं। इससे साबित होता है कि ऑपोजिशन कुछ कर रहा। देयर वर चांसेस कि बीजेपी 400 क्रॉस नहीं करती, या फिर शायद हो सकता है जितनी पिछली बार सीट जीती थी उससे भी कम आती, क्योंकि अगर आपको ऑपोजिशन से खतरा नहीं है, आप स्मूथली 400 का मार्क क्रॉस कर रहे हो, तो आपको इन चीजों की जरूरत नहीं। तो आज के एपिसोड में वी विल टॉक अबाउट 4 थिंग। नंबर 1, नंबर गेम। सेकंड, केमिस्ट्री ऑफ अलायंस। थर्ड, इलेक्शन ट्रेंड। फोर्थ, फाइनली 400 सीट मिथ और पॉसिबल। सो लेट्स स्टार्ट। लोकसभा हैज 543 seats and majority mark is 273. In 2019, BJP alone won 303 seats and allies together made 353 seats. देखो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2019 के इलेक्शन में 2 मेजर इंसिडेंट्स हुए, बालाकोट और पुलवामा। ये दोनों ने गवर्नमेंट के लिए पब्लिक का अटेंशन, सेंटिमेंटल वोट्स था, इमोशनल वोट्स था, वो गवर्नमेंट को मिले थे, बीजेपी गवर्नमेंट को। और दूसरी बात की 2019 के इलेक्शन में देयर वर नो मेजर अलायंस, जैसे इंडिया अलायंस, जो इंडिया ब्लॉक अभी जो बना हुआ है, इतना बड़ा कोई मेजर संगठन ओपोजिशन में नहीं था, इतनी मजबूती से नहीं खड़ा। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडियन अलायंस बहुत मजबूत है, पर इफेक्टिव हो या ना हो, एक ओपोजिशन का होना, जब पूरी सारी ओपोजिशन एक साथ इकट्ठा हो जाए, और सबसे जरूरी बात कि 2019 के इलेक्शन में कोई भी मेजर ओपोजिशन का अलायंस नहीं, जो कि इस बार है। देखो, इंडिया अलायंस जो है वो इम्पैक्ट डाल सकता है इलेक्शन पे या नहीं डाल सकता, ये बात की बात है, लेकिन ओपोजिशन पार्टीज का इतना बड़ा एक अलायंस बनाना, ये रूलिंग पार्टी के लिए कुछ तो नुकसान करेगा। जब वो सारी पार्टीज यूनाइट होंगी तो उनके वोट्स जो है बटेंगे नहीं। देयर आर चांसेस कि सम सीट्स का नुकसान हो सकता है। और अगर अलायंस को मिला ले तो 26 सीट्स ली थी आउट ऑफ 28, कांग्रेस और उसके अलायंस को सिर्फ 2 सीट्स मिली। तो उस टाइम
सिचुएशन, पर ये एक बीजेपी के लिए सरप्राइज एलिमेंट था, क्योंकि इतनी बड़ी जीत साउथ के किसी स्टेट में देना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़े अचीवमेंट की बात है। पर क्या इस साल वो उसको रिपीट कर सकते हैं? हाईली अनलाइकली है, क्योंकि आप देख रहे हो ना, आप 28 में से 26 सीट्स जीत रहे थे पिछले साल, तो आप ऑलरेडी मैक्स के सिचुएशन में आप पहुंच चुके। तो देयर आर चांसेस कि वहां पे कोई सीट्स के खासा बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट ना देखने को मिले हो। लेकिन बीजेपी वहां पे ये कर सकती है कि जो रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट हुआ था उसके मीडियम से वोटर्स को डाइवर्ट कर सकती है अपनी तरफ, उनके सेंटिमेंट्स को अपने पे ले सकती है। इन आंध्र प्रदेश 2019 में बोथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही खाता नहीं खुला था, उनकी 0 सीट्स आई थी। और रीजनल पार्टीज जो हैं वाईएसआरसीपी और टीडीपी, इन दोनों की फाइट रहती है। पर इस बार क्या चेंज है कि बीजेपी ने टीडीपी से अलायंस बना लिया, तो शायद उनको यहाँ पे कुछ सीट्स का गेन, 4 से 5 सीट्स का मे बी देर आर चांसेस की गेन। कर्नाटका और तेलंगाना, ये जो 2 स्टेट्स हैं, ये 2 हैं बैटल ग्राउंड स्टेट्स, क्योंकि 2019 में बीजेपी ने यहाँ पे 25 सीट्स जीती थी अलोन, और विद एलाइज एक और सीट जीता था। टोटल 26 सीटें जीती थी आउट ऑफ 28, और कांग्रेस और उसके एलाइज को सिर्फ 2 सीट्स मिले। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे फिर ये बैटल ग्राउंड स्टेट कैसे है, तो प्रॉब्लम ये है कि देखो, ये बीजेपी ने जो पिछली बार जो जीता था ये कर्नाटका में, तो आप ये कहोगे कि ये बैटल ग्राउंड स्टेट कैसे है, क्योंकि देखो पिछली बार जो बीजेपी जीती थी ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड विन थी बीजेपी। और दूसरी बात ये है कि आप ये एक नेक्स्ट आउट सिचुएशन है, इसमें क्या है कि आपने 28 में से 26 सीट्स जीती, तो बहुत ज्यादा चांसेस तो है नहीं आगे आने के इससे, तो या तो स्टेबल रहेगा या तो कम होगा, तो मतलब कोई सिग्निफिकेंट गेन होने के चांसेस यहाँ से तो नहीं है। एक 400 पार करने के लिए जो सीट्स चाहिए वो मुझे यहाँ से आती हुई तो नहीं दिख रही है। हाँ, लेकिन एक ये फैक्टर ये है कि बीजेपी इस बार जो रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट हुआ था उसको यूज कर सकती है, उस इंसिडेंट का फायदा उठा के। हो सकता है कि कुछ और शायद एक सीट और 1 या 2 ही सीट तो बचे, तो उनके लिए जो है सेंटिमेंट्स ड्यू कर सकती है पब्लिक का अपनी तरफ, वोटर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। पर दूसरी बात ये है कि अभी जो लोकल इलेक्शंस हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है लोकली और ऑन लोकल ग्राउंड्स, और वहां पे वो जीती है। तो इस बार का जो सिचुएशन है वो ये है कि देयर आर चांसेस कि कांग्रेस पार्टी को 10 से 15 सीट्स शायद मिल जाए। तो यहाँ पर बीजेपी को फायदा नहीं नुकसान होने के चांसेस हैं। आगे चलते हैं। इन तेलंगाना 2024 में बीआरएस थी, जो वहाँ की लोकल पार्टी है बीआरएस, उनको मिली थी 9 सीट्स, बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 3। लेकिन इस बार का जो करंट सिचुएशन, बीआरएस के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी विनिंग एमपीज थे, उन लोगों ने पार्टी छोड़ दिया है और बीजेपी या तो कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। और प्रॉब्लम ये है इस बार का जो सिनेरियो है, इसमें चेंज ये है कि कांग्रेस यहाँ पर भी लोकल इलेक्शंस में जीत हासिल कर चुकी है, तो फिर से बीजेपी के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। और देखो, अगर पूरे साउथ को समराइज करके बोलूं तो बीजेपी गेन करने के बजाय उल्टा 15 to 20 सीट्स का लॉस उनको हो रहा है। शायद इससे ज्यादा भी हो जाए, पर अगर हम इसे एक एवरेज माने तो 15 to 20 सीट्स का उनको लॉस हो रहा है। और जो एक्स्ट्रा सीट्स के चांसेस जो बीजेपी को थे वो बिल्कुल ही खत्म हो गए। तो 400 मार्क क्रॉस करने के लिए जो एक्स्ट्रा सीट्स चाहिए थे साउथ से, तो पॉसिबल नहीं। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स ईस्ट और उड़ीसा की बात करते हैं। तो उड़ीसा एक स्टेबल स्टेट है जहाँ पे टोटल 21 सीट्स है, और पिछली बार बीजेपी को मिली थी 12 सीट्स। उड़ीसा एक स्टेबल स्टेट है जहाँ पर टोटल 21 सीट्स है, और उसमें से जो बीजेटी वहाँ की लोकल पार्टी है उसको मिले थे 12 सीट्स, बीजेपी को 8 और कांग्रेस को 1। और देयर आर चांसेस कि वो सेम ही ऐसा ही रहेगा, 1-2 सीट्स का ऊपर नीचे हो सकता है बीजेपी और इनमें बीजेडी में, और हाईली अनलाइकली चांसेस है कि और कोई मेजर कोई चेंज हो यहाँ से। तो मुश्किल है, 1 या 2 सीट का हो सकता है गेन या लॉस हो यहाँ पे बीजेपी। तो आगे चलते हैं। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल एक मेजर प्लेयर है इस इलेक्शन में, क्योंकि वो एक बैटल ग्राउंड स्टेट है। लास्ट इलेक्शन में टीएमसी जो तृणमूल कांग्रेस है उसने अपने 42 सीट्स में से 22 सीट्स जीते थे, बीजेपी को 18 मिले थे और कांग्रेस को 2 सीट्स मिले। लेकिन इस बार जो है डायरेक्ट फाइट है बीजेपी और टीएमसी, क्योंकि बीजेपी अलोन लड़ रहा है, वहां पे कोई अपने एलाइज के साथ नहीं लड़ रहा है। और यहाँ पर हाईली अनलाइकली चांसेस है कि बीजेपी और टीएमसी दोनों को ही कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ हो, गेन्स हो उनके सीट्स के नंबर में। तो यहाँ पर भी ईस्ट का सेक्टर है, उसमें भी कुछ सिग्निफिकेंट ग्रोथ नजर नहीं आ रही बीजेपी की, जो उनको 400 का मार्क क्रॉस करने में मदद करे। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स। नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में टोटल 25 सीट्स, और बीजेपी एंड अलायंस ने ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप कर दिया था उसमें।
19 सीट्स लिए थे 2019 के इलेक्शन में। लेकिन इस बार जो सिचुएशन है वहाँ की, जो मणिपुर इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो मिजो नेशनल फ्रंट है, जो वहाँ की लोकल पार्टी, उसने एनडीए को सपोर्ट करने से मना कर दिया है। और दूसरी बात जो अभी इम्प्लीमेंट हुआ है सीएए एक्ट, और दूसरी बात एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है गवर्नमेंट के खिलाफ, इन सब कंडीशंस के वजह से, इन सब इंसिडेंट्स की वजह से देयर आर चांसेस कि बीजेपी को यहाँ पे लॉस हो उल्टा गेन के बजाय। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट का सेक्टर भी देखो तो यहाँ पर भी बीजेपी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से तो उन्हें कुछ सीट्स का लॉस ही होगा। तो आगे चलते हैं वेस्ट और नॉर्दर्न स्टेट्स पे। तो 2019 में बीजेपी ने ऑलरेडी जितनी भी सीट्स पर वो कंटेस्ट किया था, मोर देन 50% वोट शेयर उनके पास आ चुका है। तो उन्होंने ऑलरेडी इस रीजन में जो नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ का स्टेट्स है और नॉर्थ और वेस्ट के स्टेट्स है, जो हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स हैं, उनको एक्चुअली वो लोग मैक्स आउट कर चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सीट्स का जो यहाँ पे ग्रोथ है, मुझे नहीं लगता कि आपको देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा नंबर इंक्रीज हो। और छत्तीसगढ़, ये दो जो स्टेट्स हैं वो दोनों हैं स्टेबल स्टेट, और दोनों में कोई मेजर चेंजेस नहीं आने वाले। वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है और दोनों स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो बिल्कुल स्टेबल है। वहां पे भी कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। शायद एक या दो कुछ सीट्स का, 3-4 सीट्स का अंतर देखने को मिले और कुछ नहीं देख। दूसरा आगे चलते हैं, उत्तराखंड और हिमाचल, वो दोनों स्टेट्स भी स्टेबल है और वहां पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर भी जो सीट्स की चेंजेस हैं, नंबर ऑफ सीट्स में, वो हाईली अनलाइकली है। एक या दो सीट्स का चेंज होने को मिलता है। आगे चलते हैं गुजरात। गुजरात भी एक स्टेबल स्टेट है, लेकिन देखो बीजेपी वहां पर बिल्कुल कांग्रेस को चोक कर चुकी है, वहां पे कोई ऑपोजिशन नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस बार जो बीजेपी है, उन्होंने जो ऑपोजिशन से जो लीडर्स अपनी पार्टी में आए थे, उनको टिकट दिया है बजाय अपने प्रीवियस जो उनके अपने नेता थे उनके बजाय। इस वजह से जो उनके नेता थे पिछली बार जीते थे इलेक्शंस, उनको हटाने की वजह से अब वो नेता अपोजिशन में चले गए और एज अ राइवल कंटेस्ट कर रहे हैं। तो शायद हो सकता है यहाँ पे कुछ 1-2 सीट्स का या कुछ सीट्स का नुकसान। ठीक है, फिर चलते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में कोई चेंजेस नहीं है बीजेपी के लिए, वहां पे उनका कोई गेन ही नहीं है सीट्स को लेके। तो बीजेपी को वैसे भी चांसेस नहीं, क्योंकि जो अभी किसान आंदोलन हुआ था उस वजह से वहां पे उनको सीट्स मिलना बिल्कुल नामुमकिन है। ठीक है, वहां पे आम आदमी पार्टी और अकाली दल इनका ही चलेगा। ठीक है, तो बीजेपी को यहाँ पे कोई गेन्स नहीं मिलने वाले। मूविंग फॉरवर्ड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू में 2 सीट्स और लद्दाख में 1 सीट जो है। देखो जम्मू की जो 2 सीट्स है वो फिर उस पर तो बीजेपी 100% वो दोनों सीट्स ले जाएगी। लेकिन लद्दाख का जो है, लद्दाख का जो रीजन है, वहां पे बहुत ही अभी अनस्टेबिलिटी है। वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बीजेपी गवर्नमेंट ने बिल्कुल इसको नोटिस नहीं किया है। कोई भी सेंट्रल मिनिस्ट्री से एक ऑफिशियल बयान नहीं गया है, ना किसी नेता ने उसको कोई सवाल उठाया उस पर। ठीक है, वहां के लोग स्टार्व कर रहे हैं पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है गवर्नमेंट को। तो वहां जो 1 सीट है उस पर बीजेपी को बहुमत मिलना बिल्कुल नामुमकिन है। तो यहाँ पर भी बीजेपी को लॉस ही हो रहा है। तो जम्मू में 2 सीट्स मिलेंगी, लेकिन कश्मीर का, लद्दाख का जो 1 सीट है वो बीजेपी को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट का लॉस होने के चांस है। और बात करते हैं राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। तो देखो पिछली बार बीजेपी ने यहाँ पे मेजोरिटी सीट जीती थी, क्योंकि अगर आप राजस्थान में देखो 2019 में बीजेपी ने 25 में से 24 सीट्स जीती थी। लेकिन इस बार का जो सिनेरियो है वो बहुत अलग, क्योंकि इस बार अग्निवीर स्कीम जो बीजेपी ले आई, और दूसरी बात हरियाणा में जो जाट कम्युनिटी है उसका गुस्सा बीजेपी को लेके, और तीसरी बात किसान आंदोलन, जो हरियाणा पंजाब का रीजन था, यहाँ पर से जो किसान आंदोलन उठा था, इस वजह से भी बीजेपी को लेके एंटी सेंटिमेंट्स है। तो यहाँ पर बीजेपी को नुकसान होने के चांसेस हैं। आगे चलते हैं तो सिमिलर कंडीशंस हैं आपको दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को जो अभी अरेस्ट किया गया है ईडी द्वारा। आगे चलते हैं तो दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में भी एंटी बीजेपी सेंटिमेंट्स हैं, क्योंकि आगे चलते हैं दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में भी एंटी बीजेपी सेंटिमेंट्स हैं, क्योंकि एंड मोमेंट पे केजरीवाल अरेस्ट हुए हैं और इसके वजह से कहीं ना कहीं जो पब्लिक सेंटिमेंट्स है वो उनके तरफ चला गया है। तो इस वजह से वहां पर चांसेस हैं कि शायद इस बार बीजेपी उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए और शायद उनको कुछ सीट्स का लॉस हो जाए। तो आगे चलते हैं झारखंड में भी सिमिलर कंडीशन है, क्योंकि जो हेमंत सोरेन वहां के फॉर्मर सीएम थे उनको भी अरेस्ट कर लिया था ईडी ने, और वहां पर भी एंटी बीजेपी सेंटिमेंट्स हैं। तो देयर आर चांसेस कि वहां पर भी कुछ सीट्स का नुकसान ही हो। बट स्टिल बीजेपी को वहां से भी कोई सीट्स नहीं मिल रही है, कोई एक्स्ट्रा सीट्स नहीं मिल रही है, उल्टा नुकसान होने के चांसेस है। ऐसा कैसे होगा कि वो 400 मार्क क्रॉस करे? क्योंकि आपने देखा है हमारे ईस्ट में इनको कोई बड़ी सीट्स मिल रही है, साउथ में उल्टा नुकसान हो रहा है। अभी हमने बात की आपने अपना नॉर्थ और इसमें वेस्ट में,
यहाँ पर भी इनको सीट्स मिलना बिल्कुल मुश्किल लग रहा है, कोई मेजर गेन देखना। तो मेजर गेन इनको मिलेगा कैसे? मेजर गेन इनको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार मोदी योगी का फैक्टर है जो पिछली बार था। दूसरी बात हिंदुत्व का फैक्टर है, और उसके अलावा राम मंदिर का फैक्टर है। इन सबको देखें तो देयर आर चांसेस कि प्रीवियस जो इलेक्शन था उससे ज्यादा सीट्स इस बार बीजेपी को मिले। और तीसरी बात यह है कि कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी और सपा, ये तीनों एक अलायंस, एक यूनाइटेड अलायंस बनाने में फेल हो गए, क्योंकि जो बीएसपी है उसने बोला है कि वो सारी सीट्स पर अकेले ही चुनाव कंटेस्ट करेंगे। इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि वो ऑपोजिशन के वोट्स को स्प्लिट कर देंगे, और इससे चांसेस और बढ़ जाएंगे कि बीजेपी को वहां पे सीट्स का गेन। तो बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में हाईली चांसेस हैं कि नंबर ऑफ सीट्स में गेन। आगे चलते हैं। अब है सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज्यादा स्विंग स्टेट्स है, जिनका कोई चांसेस है कि वो कहीं पर भी शिफ्ट हो सकता है उनका वोट बैंक। तो सबसे आगे पहला है बिहार। बिहार में टोटल 40 सीट्स हैं। पिछली बार जो था एनडीए अलायंस ने 40 में से 39 सीट्स जीती, पर इस बार का सिचुएशन अलग है, क्योंकि जेडीयू जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे लूज कर रहा है। क्योंकि आपने देखा था एनडीए के साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ा था 2019 में, फिर उन्होंने एनडीए अलायंस को तोड़ दिया था, फिर वो अपोजिशन में चले गए थे, और फिर दोबारा ठीक इलेक्शन से कुछ महीने पहले वो वापस एनडीए में आ गए। तो इस वजह से क्रेडिबिलिटी लूज कर देते हैं आप। तो इसका फैक्टर जो है बीजेपी के अगेंस्ट इस बार प्ले कर सकता है। और दूसरी बात, जो अपोजिशन लीडर है तेजस्वी यादव, वो एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वो जो मोदी की लहर है, मोदी लहर फैक्टर है, पर बिहार का जो अपना इशू है, बिहार का इंटरनल जो इशूज है, वो उस पर बात कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। और तो इससे चांसेस ये हैं कि बीजेपी को यहाँ पे शायद कुछ सीट्स का नुकसान ही होगा। आपको मैंने बताया कि ये स्विंग बेल्ट का ये जो स्टेट है, ये स्विंग स्टेट है, तो देयर आर चांसेस कि कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट पलट जाए, कुछ भी हो सकता है। आगे चल के बात करते हैं। तो अगला जो स्विंग स्टेट है वो है महाराष्ट्र, क्योंकि 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने 48 में से 41 सीट्स जीती थी, ठीक है। और कांग्रेस और एनसीपी अपोजिशन है, उनको 5 सीट्स मिली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि शिवसेना स्प्लिट हो गई 2 में, एनसीपी जो है वो भी स्प्लिट हो गई 2 पार्ट में। और शिवसेना का जो एक पार्ट है और एनसीपी का जो एक पार्ट है, एक कांग्रेस में गया और दूसरा पार्ट बीजेपी में गया है। और एक और बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस बार उद्धव ठाकरे को लेकर सिंपैथी है लोगों की, उनसे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। तो इस बार चांसेस ये हैं कि एनडीए को वहां पे 10-15 सीट्स का नुकसान हो सकता है। महाराष्ट्र में 10-15 सीट्स का नुकसान हो सकता है। तो जो ये स्विंग स्टेट्स हैं, बिहार और महाराष्ट्र, मुझे लगता है यहाँ पर दोनों ही स्टेट्स में, स्विंग स्टेट है बिहार भी, पर मेरे को ये लगता है कि इस बार मुश्किल है कि यहाँ पे बीजेपी को कोई ग्रोथ होने के यहाँ पे चांसेस हैं बीजेपी। ओवरऑल बीजेपी का प्रोस्पेक्टिव ये है कि हिंदी बेल्ट जो है, ओवरऑल बीजेपी का जो प्रोस्पेक्टिव है इस इलेक्शन में, उनका इलेक्शन ये है कि बीजेपी जो है क्लीन स्वीप करेगी हिंदी बेल्ट में और गुजरात में, ठीक है। किसी भी तरीके से यूपी में सीट्स को इंक्रीज करना है। और तीसरी बात है कि बंगाल और साउथ में अपनी सीट्स को अगर बढ़ा नहीं सकते हैं तो डिक्रीज भी होने नहीं देना है। और ऑन द अदर हैंड जो इंडिया अलायंस, वो चाहते हैं कि साउथ इंडिया का जो रीजन है, ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी सीट्स वो अपने पाले में लाए। और वेस्ट बंगाल में जो टीएमसी, ममता बनर्जी की जो सरकार है, उनको हेल्प करे कि वो अपनी सीट्स इंक्रीज करे। ना भी करे तो बीजेपी की सीट्स इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, इस पर वो ध्यान देंगे। और तीसरी बात, जो हिंदी हार्टलैंड के स्टेट्स हैं, उनमें ये कोशिश करेंगे कि कुछ सीट्स का बीजेपी को नुकसान। उससे क्या होगा कि जो एक ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें बीजेपी को बड़ा नुकसान होने के चांसेस होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र और बिहार में वो चाहेंगे कि मेजर चेंज आए और 30 से 40 सीट्स का वहां पर फायदा हो, ये कोशिश करेंगे। और अगली बात ये है कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये दोनों स्टेट्स वाइल्ड कार्ड स्टेट्स होने वाले हैं, क्योंकि वहां पर जो भी रूलिंग पार्टी है वो लोकल पार्टी है। तो 30 से 40 सीट्स का वहां पर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये दो स्टेट्स हैं, ये वाइल्ड कार्ड स्टेट्स हैं। और यहाँ पर ये कंडीशन है कि जो लोकल पार्टीज है वो इलेक्शन जीती है, जो नेशनल पार्टीज है वो यहाँ पे इलेक्शन नहीं जीतती है। तो ये दोनों स्टेट्स के जो 30 से 40 एमपी है बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेंगे 400 का मार्क टच करने में। तो अभी इस सारे सिचुएशन को देखने के बाद इसको मैं समराइज करना चाहूंगा जितना मुझे समझ में आया। इस बार अगर बीजेपी को 400 का मार्क क्रॉस करना है तो रीजनल पार्टीज का अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनल पार्टीज इस बार बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेंगी। लेकिन देखो, 400 का मार्क क्रॉस करना एक इतनी आसान चीज नहीं है,
क्योंकि 400 का मार्क क्रॉस आज तक इंडियन इलेक्शन की हिस्ट्री में, इंडियन गवर्नमेंट जितना भी आज तक चली है उसकी हिस्ट्री में सिर्फ एक बार आज तक 400 का मार्क पार हुआ था, वो भी तब जब राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था और कांग्रेस पार्टी को सिंपैथी वोट्स मिले, तो उस टाइम ऐसा इंसिडेंट हुआ था। लेकिन आज क्या ऐसा कंडीशन, ऐसा सिनेरियो नहीं है, तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि 400 का मार्क क्रॉस हो। और दूसरी बात, बीजेपी को कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ मेरे हिसाब से, हमारे एनालिसिस के हिसाब से नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है कि 400 का मार्क क्रॉस नहीं हो। पर देखो, स्टिल ये सब एनालिसिस है, ये सब तभी काम आएगा जब आप वोट दोगे। अगर आप वोटिंग पे नहीं जाओगे तो इस एनालिसिस के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा। देखो, आपका जो वोट है वो आपका कर्तव्य है, आपका आपके नेशन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क, आपका कर्तव्य है कि आप वोट करो। और जो भी आप चाहते हो कि आपका लीडर हो, इन फ्यूचर हमारे देश का लीडर हो, तो आप उसको वोट करो कि वो हमारा नेशन ग्रो करे, जिसके भी साथ आप देखना चाहते हो। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, और प्लीज अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे हमारा प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिएगा।